सभी के लिए आनंद का विषय है। मंच पर हमारे अध्यक्ष जी सज्जी नारायण जी उपस्थित हैं, हम सभी परिचित हैं। सभागार में जैसे मैंने कहा कि हमारे संयोग से एक और अच्छा अवसर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 सह सरकारवाह यहाँ पर उपस्थित हैं। दिल्ली में वो सभी उपस्थित थे और मजदूर संघ के प्रति स्नेह के कारण वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मान्यवर मनमोहन बैद जी हमारे बीच में उपस्थित है और ऐसे ही मान्यवर दत्ता जी हमारे पालक अधिकारी रहे, इसलिए सभी परिचित हैं। तो मान्यवर दत्ता जी भी अपने बीच में उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। इस बार हम सब लोगों ने तय किया था कि दत्तोपंत जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो सारे देश में अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं, तो जब हम हैदराबाद में मिल रहे हैं तो उस समय एक बार एक सत्र के लिए सारे देश के से जो वरिष्ठ और प्रारंभिक दिनों से हमारे साथ जुड़े ऐसे कार्यकर्ता, एक सत्र उनका रखना। सारे देश में से कार्यकर्ताओं की सूची सोची गई थी कि एक सत्र उनका रखेंगे, लेकिन हम फिजिकली वो नहीं कर पाए। तो फिर एक योजना बनी है कि ऐसे लोग, ऐसे कार्यकर्ता जो पहली कार्य समिति से या स्थापना के समय से बीएमएस के साथ जुड़े, उनका एक स्वागत, उनका एक स्मरण और उनके कार्य की प्रेरणा बाकी कार्यकर्ताओं को जाए। इस नाते से भी सोचा। केशु भाई ठक्कर जी, केशु काका के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, आप बड़ौदा में हैं। बीएमएस की पहली कार्य समिति से भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़े, वो बड़ौदा में है। तो जो दूर बैठे हैं उनका स्थानीय वहां के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। उसकी वीडियो क्लिप मौजूद है, वो हम सभी लोग बाद में देख पाएंगे। ऐसे श्रीमान गोविंद राव वाटवाले जी नागपुर में हैं, वो भी प्रारंभिक दिन से हमारे साथ हैं, भारतीय मजदूर संघ के कार्य में रहे विभिन्न दायित्वों पर। उनका भी विदर्भ के नागपुर के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, वो भी हम सभी देख पाएंगे, उसका भी वीडियो उपलब्ध है। ऐसे भोपाल में अपने कार्यकर्ता माणिक चंद द्विवेदी जी स्थापना के दिन वो उपस्थित रहे, आज अपने बीच में हैं, उनका भी स्वागत किया है वहां के कार्यकर्ताओं ने, वो भी हम सभी को देखने को मिलेगा। दिल्ली के अपने 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनको आज हम सब, क्योंकि सौभाग्य से दिल्ली में मिल रहे हैं, तो हम सभी का सौभाग्य है। श्रीमान कृष्णलाल पटेला जी, केएल पटेला ऐसा करके हम सब लोग जानते हैं। वर्षों अपने विश्वकर्मा संकेत के इस नाते से केंद्र के भारतीय मजदूर संघ के टीम के सभी कार्यकर्ता उनको जानते हैं, लेकिन लगभग 1964 से भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़े ऐसे पटेला जी विभिन्न दायित्वों पर रहे। आप पीएनटी में उस समय जो डाक तार विभाग संयुक्त होता था, वहां पर भारतीय मजदूर संघ की यूनियन प्रारंभ हो, इस नाते से जिन प्रारंभिक कार्यकर्ताओं को पहली श्रेणी के ऐसे दत्तोपंत जी के निर्देश पर ये सब कार्यकर्ता वहां पर भारतीय मजदूर संघ का काम शुरू करने के लिए आगे बढ़े। बीएल शर्मा प्रेम जी होते थे, जिनके जिम्मे ये था यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में काम खड़ा करना। तब से पटेला जी लगे, पीएनटी में विभिन्न दायित्वों पर रहे, वहां के फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल रहे, और वहां से हटने के बाद आज उनका स्वास्थ्य, आयु इस कारण से रोजमर्रा के अपने काम में उतना सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हम सब लोग लगातार जब भी उनका स्मरण आता उनकी चर्चा करते रहते थे। इस आयु में भी पटेला जी इतना सक्रिय हैं, इतने लगे हैं, और मुझे एक अलग सौभाग्य है, मैं भी ओरिजिनली पीएनटी का कर्मचारी रहा, इसलिए मुझे बहुत कुछ सीखने समझने का उनके साथ रह करके उनका सानिध्य मिला। मेरी ग्रूमिंग में बहुत कुछ योगदान देन पटेला जी की है, वैसा हमेशा स्मरण करता हूं। बड़े नाजुक नाजुक प्रसंगों पर कैसा सोचा जाना चाहिए, तो ऐसे श्रीमान पटेला जी इस प्रकार की प्रेरणा के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं, और हम सभी का सौभाग्य है। पूजनीय सरसंघ चालक जी हमारे इन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे। और ऐसे ही
दूसरे अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान अमरनाथ डोगरा जी, वो भी अपने बीच में उपस्थित हैं। हम सब डोगरा जी से भी परिचित हैं। वो भी लगभग 66 से भारतीय मजदूर संघ के काम के साथ जुड़े, पंजाब में रहे, विभिन्न दायित्वों पर रहे। आप डिफेंस में कर्मचारी थे, डिफेंस के संगठन में विभिन्न दायित्वों पर काम किया। दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ के प्रांत के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे। ऐसे जो भी दायित्व जब आया, जिस भी प्रकार का आग्रह उनके सामने आया, उन्होंने उसको स्वीकार किया। और हम सब अभी सब दायित्वों से निवृत्त हो गए जब हमने एक तकनीकी व्यवस्था अपने यहाँ भारतीय मजदूर संघ में की कि 70 वर्ष के बाद हम किसी को दायित्व नहीं देते, तो हमने प्रत्यक्ष दायित्व नहीं दिया। 75 साल के बाद हम कार्य समिति का सदस्य भी नहीं रखते, वो भी तय किया। डोगरा जी का 70 भी हो गया था, 75 भी हो गया था, लेकिन हमने उनको बहुत काम दिया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब हमारे सामने दत्तोपंत जी के देहावसान के बाद उनके ऊपर कुछ साहित्य, कुछ संग्रह इस प्रकार का किया जाए, तो संघ के अधिकारियों से भी चर्चा हुई। तो फिर भारतीय मजदूर संघ का नजदीक का मामला है, आप लोग शुरू करिए। हमने निर्णय लेने के बाद हम लगभग 2 वर्ष इस तलाश में लगे रहे कि भाई किन को यह काम कहना चाहिए। कुछ कार्यकर्ता इस काम को आगे बढ़ा रहे थे, और बाद में हम सब लोग जो तकनीकी रूप से सब काम से हमसे निवृत्त थे, फिर हमने उनको निवेदन किया, डोगरा जी इस काम को आपने करना। और मैं आज ऐसा कह सकता हूं, आज अपनी संघ सृष्टि में या किसी को भी दत्तोपंत जी के जीवन के संदर्भ में कोई रेफरेंस चाहिए, कोई बुक चाहिए, तो डोगरा जी की बुक, अभी जो ग्रंथ हमने 9 खंडों में लिखे हैं, वो उपलब्ध है। बहुत बड़ा प्रयास था। हम देखने के लिए गिनती कर सकते हैं, 9 किताबें लिखी हैं। मुझे डोगरा जी कई बार आके बताते थे, ऐसे लगता है जैसे दत्तोपंत जी की आत्मा मेरे में प्रवेश कर गई है क्या। मैं कई बार ऐसे विचित्र विचित्र सपने देखता हूं। कई बार कुछ ऐसे ऐसे मुझे लगता है कि दत्तोपंत जी आ गए, मुझे ऐसा संकेत कर रहे हैं, मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो हम कई बार उनसे व्यक्तिगत चर्चा करते थे, तो कहते थे कई बार, डोगरा जी हम किसी चीज को जब आत्मसात कर लेते हैं और एकदम अंदर तक आत्मसात करते हैं, तो ये अनुभूति बहुत सहज है। आत्मसात करना कठिन है, लेकिन आत्मसात कर लिया तो इस प्रकार की अनुभूति कठिन है। और ऐसे बहुत इस प्रकार की यात्रा से इतने कठिन परिश्रम के साथ गुजरे हैं, और ये हमको एक बड़ा जो भंडार दे करके गए हैं, साहित्य दिया है हमको, अभी भी लगे हैं। अभी भी मुझे कहते हैं मैं एक काम और करके मुक्त होता हूं। मैं शायद अब मुक्त होता हूं। मैं उनको कहता हूं आप कब मुक्त होते हैं ये आप नहीं जानते, ये कोई नहीं जानता। आपको बहुत काम करना है, और उस नाते से लगातार लगे हैं। सचमुच ये दोनों दिल्ली के वरिष्ठ कार्यकर्ता हम सभी की प्रेरणा के लिए हैं। एक और परिचय जो फिजिकली यहाँ पर अपने बीच में उपस्थित नहीं है, तकनीकी रूप से हम सभी दिल्ली में मिल रहे हैं, लेकिन होस्ट इस अधिवेशन का तेलंगाना भारतीय मजदूर संघ है। तो तेलंगाना भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष रविंद्र राजू जी लाइन पर हैं। अभी स्वागत भाषण के नाते उनकी बातचीत हम लोग सुनेंगे। अकस्मात जब दिल्ली में ही कार्यक्रम करना पड़ा, तो हमने दिल्ली प्रदेश को कहा, और जो भी आज हम सब यहाँ देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, सब प्रकार की व्यवस्था जब जब जो आवश्यक लग रही है, और इस तकनीकी प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम करने का अनुभव हमें से किसी को नहीं है, तो रोज हर क्षण एक नई बात ध्यान में आती है। अच्छा ये करना था क्या, ये रह गया था क्या। तो ऐसे सब छोटे छोटे बड़े बड़े विषयों पर पहले से सुनियोजित व्यवस्था का कोई हिस्सा नहीं, तो भी जब जब जैसा आवश्यक हो रहा, हमारे दिल्ली प्रदेश के सब लोग व्यवस्था में हैं। उनके महामंत्री के नाते से रविंद्र राजू जी, देखिए वो खड़े हैं। स्वागत है रविंद्र राजू जी, नमस्कार। तो ऐसे दिल्ली प्रांत के महामंत्री अनीश मिश्रा जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज जो कुछ भी यहाँ उपलब्ध है ये सब उनके नाते। और दिल्ली प्रांत के हमारे अध्यक्ष कहाँ हैं, नागर जी, ये भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आपकी टीम ने, प्रांत के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब लोगों ने
मिल करके जो भी संभव हो सका, और हम समझते हैं कि बहुत बेहतर कर सका, हम लोग बहुत बेहतर कर पा रहे हैं। तो आप दिल्ली के ऐसे सब कार्यकर्ताओं को इस नाते से बधाई। तो अभी विनय जी, अभी अपने अतिथियों का परिचय अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कराया है। अब मैं अपने मुख्य अतिथि पूजनीय सरसंघ चालक जी से यह निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी जैसा कि आदरणीय महामंत्री जी ने बताया कि इस कार्यक्रम को होस्ट तेलंगाना प्रदेश कर रहा है, यह उनकी ही अधिकार क्षेत्र में आता है कि अपने सभी अतिथियों का वह स्वागत करें। मैं अपने रविंद्र राजू वर्मा जी से यह निवेदन करता हूं कि वो अपना वेलकम एड्रेस प्रारंभ करें। श्रीमान रविंद्र राजू वर्मा जी, सुन रहे जी? राष्ट्रीय अधिवेशन को उद्घाटन समारोह में भारतीय मजदूर संघ तेलंगाना की ओर से भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सज्जी नारायण जी, मुख्य अतिथि परम पूज्य सरसंघ चालक श्रीमान श्री मोहन राव भागवत जी और सह सरकार्यवाह श्रीमान भागैया जी और उपस्थित संघ के वरिष्ठ महानुभाव और श्रीमान विजयेश महामंत्री श्रीमान विजयेश उपाध्याय जी, संगठन मंत्री श्रीमान सुरेंद्रन जी और राष्ट्रीय अधिकारी गण और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि बंधुओं को मेरा विनय पूर्वक नमस्कार कहते हुए इन 3 दिनों को वर्चुअल राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हैदराबाद में 1984 में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद अब 36 सालों में बाद 2020 में तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में आयोजित करने का निर्णय लेने हमारे लिए हर्षोल्लास की बात थी। इस अधिवेशन का आयोजन करना हमारे दक्षिण मध्य क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान बालरेड्डी जी के मार्गदर्शन से प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा चुनौती के रूप में लिया गया और वित्तीय संसाधनों के जुटने के लिए 1 वर्ष से व्यवस्था की गई है। हम सब तैयारी के साथ महासभा का वैभवपूर्ण निर्वहन के लिए उत्साहित थे। ऐसे समय में देश भर में कोविड-19 के व्यापक विस्तार के कारण केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया लॉकडाउन की घोषणा 17 से 19 अप्रैल तक होने वाले महासभा को स्थगित से हमारे उत्तेजना धाराशाही हो गई। 6 मास के निरीक्षण के बाद अक्टूबर
2 से 4 तक वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन का निर्वहन करने के निर्णय हमारे राष्ट्रीय अग्रजों ने लिया, वो भी हमारे तेलंगाना राज्य के द्वारा निर्वहन करना हमारे को लिए गर्व की बात है। इस संदर्भ में मैं तेलंगाना राज्य का परिचय देना चाहता हूं। तेलंगाना का गठन सन 2 जून 2014 में देश के 29 राज्य के रूप में किया गया था। देश के 11वें सबसे छोटे राज्य तेलंगाना है। इसमें 33 जिले हैं। तेलंगाना का सांस्कृतिक वैभव बहुत प्राचीन है। निजाम सरकार के शासन के समय रजाकारों के विरुद्ध जाने वाले चाकली आइलम्मा, दोड्डी कोमरయ్య, आदिवासी के नेता कोमरम भीम इस तेलंगाना के वीर पुत्र है। यहाँ हैदराबाद के समीप धार्मिक क्षेत्र यादगिरी गुट्टा नरसिम्हा स्वामी मंदिर, करीमनगर के वेमुलवाड़ा शिव मंदिर, बासरा क्षेत्र के ज्ञान सरस्वती मंदिर, चिलकूर बालाजी मंदिर, वरंगल के सम्मक्का सारक्का गद्दे, सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली, लाल दरवाजा के महाकाली आदि प्रसिद्ध क्षेत्र है। चारमीनार, गोलकोंडा किला, निजाम काल के फलकनामा पैलेस, सालार जंग म्यूजियम विश्व प्रसिद्ध है। तेलंगाना में सबसे बड़े उद्योग जैसे कपड़ा, फार्मा, इलेक्ट्रिकल, आईटी, कोयल खादान, बीड़ी, चीनी और सीमेंट औद्योगिक क्षेत्र में मकुट है। हैदराबाद के आसपास 14 औद्योगिक एस्टेट में हजारों निजी उद्योग, लाखों श्रमिकों का रोजगार मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में HCL, BHEL और उद्योग हैदराबाद में से संबंधित है। ECL और BEL उद्योग में सार्वजनिक चुनाव में EVM मशीन उपयोग होता है। यहाँ तैयार होता है, वहाँ पूरे देश में भेजा जाता है। मुझे लगता है कि तेलंगाना सौभाग्यशील है। देश के सभी राज्यों के लाखों श्रमिक संगठन असंगठित क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और तेलंगाना की आर्थिक प्रगति में भाग ले रहा है। BMS श्रम क्षेत्र में केंद्रीय श्रमिक संघ का समन्वय करते हुए श्रम क्षेत्र का समन्वयों का समाधान के लिए देश को काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मेंबरशिप में प्रथम स्थान अर्जित किया है। BMS ने निजी उद्योग में डॉक्टर रेड्डी लैब, राणे ग्रुप, मेगा आदि जैसे औद्योगिक में अच्छी वेतन समझौता करके श्रमिकों का मन जीत लिया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी अधिकारी पार्टी की यूनियन पर भारतीय मजदूर संघ संबंध यूनियन लगभग 10 वर्ष से विजय प्राप्त कर रहा है। श्रमिकों का शासन का उल्लंघन श्रमिक वर्ग में बहुत चिंता उत्पन्न है। ऐसे समय में श्री श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़े जी का जन्म शताब्दी के समारोह वर्ष में इस महा अधिवेशन का निर्वहन तेलंगाना राज्य के द्वारा होने हमारे लिए बहुत आनंददायक है। इस महासभा के माध्यम से श्रमिकों का समस्याओं के समाधान करने का
और श्रमिकों का संक्षेम की अपेक्षा करते हुए मुझे इस सभा में भाग लेने का अवसर देने के लिए सहृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्वागत भाषण समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। कुछ शब्दों गलती शब्द रहे तो भी क्षमा करना चाहिए। प्रणाम। धन्यवाद तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष जी। अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सीके सजी नारायण जी से निवेदन करता हूं कि परम पूज्य शहर संघ चालक जी का स्वागत करें शॉल और ये से। केवल बुके लाना दो। अब मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान ब्रिजेश उपाध्याय जी से ये निवेदन करता हूं कि जो परिचय में आया है कि अपने जो दो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको पुष्पगुच्छ दे करके उनका स्वागत करें। ठीक है ना, बाद में। अब मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी श्रीमान प्रेम सिंह नागर जी से निवेदन करता हूं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्रीमान प्रेम सिंह नागर जी। अब मैं अपने जो अभी राष्ट्रीय महामंत्री जी ने इतना बताया इस व्यवस्था के प्रमुख हैं जिनके नेतृत्व में ये सारी व्यवस्थाएं हुई है, अपने भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश के प्रदेश महामंत्री श्रीमान अनीश मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि अपने राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान ब्रिजेश उपाध्याय जी का स्वागत करेंगे। अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सीके सजी नारायण जी से यह निवेदन करता हूं कि आज इस अधिवेशन में अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करेंगे श्रीमान सीके सजी नारायण जी। परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत, उपस्थित इस अधिवेशन में उपस्थित 3 सह सरकार्यवाह जी, मान्यवर भागैया जी, दत्ता जी और मनमोहन जी, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ब्रिजेश जी, अन्य पदाधिकारीगण, देश के कोने कोने में बैठ के इस आभासी अधिवेशन में भाग लेने वाले बहनों और भाइयों, सभी को मेरा
नमस्कार। आप सभी का इस अधिवेशन में स्वागत करता हूं। अभी पूरे विश्व एक अजीब परिस्थिति से गुजर रहे हैं और अजीब परिस्थिति में हमेशा कई तरफ की नया नॉर्मल्स, न्यू नॉर्मल्स होते रहते हैं। हर आदमी अपने एक नया न्यू नॉर्मल बनते हैं और इस महामारी को कंटेन करने के लिए बहुत प्रयास पूरे विश्व में चल रहे हैं। और WHO ने अंत में एक इंटरेस्टिंग बात बताया, उनका समाधान क्या है महामारी के लिए। WHO ने बताया, यू हैव टू लिव विथ कोरोना। हम कोरोना के साथ जीना है, तो उसी स्थिति में हम पहुंचा है। लेकिन भारत पूरे विश्व में एक अच्छा आदर्श मॉडल बन गया है, क्योंकि हमारा रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है। दूसरा, हमारा मोर्टालिटी रेट, जो लोग कोरोना से मर जाता है, उसका रेट भी बहुत सबसे कम है। इसलिए इतना बड़ा आबादी को थोड़ा नियंत्रित करके जाते हैं। इसका एक कारण है। कारण क्या है? अभी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी। इसका मतलब क्या है? हमारे आम जनता इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन के साथ उसको सहयोग, सरकार को सहयोग करते हैं। ये एक तरफ की सामाजिक पूंजी भारत में बहुत ज्यादा है। अभी देख लीजिए, भारत में इस परिस्थिति में कुछ अजीब चीज भी हम देखते हैं। जैसे हॉस्पिटल में बीमार का संख्या, एडमिशन का संख्या बहुत कम हो गया। अदालत में विवादों का संख्या भी बहुत कम हो गया। और मार्केट में कंज्यूमर करने का संख्या भी कम हो गया। इसका मतलब ये सारा एक तरफ की नया तरफ की रीति पूरे समाज में चल रहे। अब इसी सारी परिस्थिति में भारतीय मजदूर संघ ने अपना भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाया है। हमारा धर्म अच्छी तरह पालन किया है, क्योंकि इसका असर मजदूर क्षेत्र में बहुत बुरी तरह हुआ है। हमने प्रवासी मजदूरों के बारे में सुना है, कितना पैथेटिक है। वो रेलवे ट्रैक में मर रहे, सड़क पर मर रहे, ऐसा बहुत बुरी हालत में है। इसका कारण क्या है? बहुत लोगों ने सुना है क्यों इतना हालत हुआ है। उस समय हमने सरकार को याद दिलाया, सभी को याद दिलाया। अभी पुराण में शुक्र निधि में शुक्राचार्य ने एक बात बताया था, जहां नियोक्ता लोग अपना मजदूर को अच्छी तरह देखभाल करते हैं, वहां कोई संकट में वो छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए जहां मजदूरों को बुरी तरह व्यवहार किया है, बुरी तरह उनका निवास सब किया है, वहां वो छोड़ के अपने गांव में जाते हैं, क्योंकि उनके दिल गांव में है। इसलिए उसके लिए अच्छा देखभाल करने का व्यवस्था करना है। इसलिए हमने कुछ ऐसा कुछ करने के लिए सुझाव भी सरकार को दिया है। अभी इसके साथ ही साथ ऐसा कुछ संस्कृति भारत में अभी भी है। भारत अभी भी एक रिलेशन बेस्ड सोसाइटी है, रिश्ते में आधारित है हमारा समाज। लेकिन हमारा बाहर से जो रिफॉर्म्स आता है, वो सिस्टमैटिकली उसको सत्यानाश कर रहे हैं। उसको भी हम देखा है। अभी भारतीय मजदूर संघ ने एक नया तरीका इसी कालखंड में श्रमिक क्षेत्र में बनाया है। हमने हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स जो अपना जीवन रिस्क करके काम करते हैं, उसको फेलिसिटेशन सम्मान किया था। और सितंबर 17 को हमारे विश्वकर्मा जयंती है, उस दिन हमने एक नया काम भी किया। जो नियोक्ता इसी संकट के कालखंड में अपने मजदूरों को छोड़ा नहीं, अच्छी तरह देखभाल किया, उसको वेतन दिया, किसी को डिसमिस रिट्रेंच नहीं किया है, ऐसा नियोक्ताओं को हमने पूरे देश भर उसको सम्मान भी किया है। ऐसा एक नया उद्योग परिवार जो हमारे भारतीय मजदूर संघ के विचार का आधार है, उसको हम व्यवहार में दिखाया है। उसी तरह इस कालखंड में हमने बहुत सारा
समाज के विभागों से चर्चा किया, जैसे सरकार के साथ बातचीत किया, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बातचीत किया, इंडस्ट्री लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का यूनिडो, उससे भी बात किया, कई नियोक्ता ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमने बात किया, कई लघु उद्योग संगठन के साथ, लघु उद्योग भारतीय हमारा ही संगठन है उसके साथ बातचीत किया, एकेडमिशियंस के साथ बातचीत किया, अर्थशास्त्रियों के बातचीत किया, बुद्धिजीवियों के साथ और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत करके कैसे ये अजीब परिस्थिति को पार कर सकते, इसके बारे में हमने बातचीत करके कई अच्छा सुझाव हम सरकार के समक्ष रखा है। और 5 मुद्दे उठाकर हमने सरकार आंदोलन भी किया। इसके बीच में अच्छा आंदोलन था, पूरे देश में सबसे ज्यादा जगह ये आंदोलन हुआ है इस कालखंड में। और इसी कालखंड में एक और परीक्षा हमारे BMS के ऊपर आया था, सरकार के निधियों के साथ हमारे रिश्ता कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसलिए श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने जो हमको बताया, एक गैर राजनीतिक, इसके लिए रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन ऐसा एक मुद्दा उन्होंने बताया था। इसलिए सरकार के निधि के अनुसार हमने उसको भी रेस्पॉन्ड कर दिया। उसी तरह संवाद और संघर्ष ऐसा एक पुलिस नीति हमने अपनाया है। इसके अनुसार जब लेबर कोड्स आया था, 4 लेबर कोड आया था, उसके बारे में हमने लगातार सरकार के साथ, उनके जो लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं उनके साथ बैठ के बातचीत किया था। और भारतीय मजदूर संघ के इसके प्रयास के कारण एक अच्छा कोड बनाया था, वेज कोड, लेबर कोड ऑन वेजेस। ये आखिरी मजदूर तक अभी न्यूनतम वेतन का फायदा आता है। ये ऐतिहासिक और क्रांतिकार है, हमने बताया, इसलिए वो पहले पारित किया, उसके हम सर्वात्मना स्वागत भी किया है। ऐसा एक उपलब्धि हमारे लगातार सरकार के साथ संवाद के कारण हुआ है। लेकिन बाकी 3 कोड के बारे में हमारा बहुत आपत्ति है, इसलिए उसके बारे में भी अभी इस अधिवेशन में 3 दिन की दिवसीय अधिवेशन से सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले बहुत सारा हमारा कैडर इसके बारे में बहुत सारा उनका आशंका व्यक्त किया है, इसलिए वो भी हम चर्चा करना है। अभी श्रमिक क्षेत्र में एक नया संस्कृति भारतीय मजदूर संघ ने लाया है। पहले तो केवल कम्युनिस्ट लोगों का वर्ग संघर्ष, स्ट्राइक, ये सारा बहुत होते थे, लेकिन वो सब होने के निकाल करके एक नया संस्कृति हम भारतीय मजदूर संघ ने लाया है। पहले तो ट्रेड यूनियन माने लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट ऐसा बोलते थे, अभी वो सब हो गए, चला गया। अभी ट्रेड यूनियन माने भारतीय मजदूर संघ, ऐसा स्थिति में आया है। और देश में एक विचार परिवर्तन भी अभी होते रहते हैं। 1991 के पहले भारत का एक दौर्भाग्य था कि हम एक रशियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म एक्सपेरिमेंट करते थे। उस समय बहुत सारा हड़ताल, तालाबंदी और औद्योगिक अशांति ये सब देश में थे। 1991 के बाद अचानक एक दिन में एक अमेरिकन मॉडल कैपिटलिज्म, उसका नया चेहरा है ग्लोबलाइजेशन, वो भी लागू कर दिया। वो भी बहुत साल से चलते रहते हैं। और ये रशियन मॉडल में क्या था, इंडस्ट्री वर्सेस लेबर ऐसा था, उसका हमेशा झगड़ा ये सब करते थे। वो ग्लोबलाइजेशन के समय इंडस्ट्री माइनस लेबर को कोई मान्यता कुछ नहीं मिला था। अभी सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि आत्मनिर्भर भारत, ये भारत की इतिहास में एक वैचारिक परिवर्तन का शुरुआत है, ऐसा मानना है। लेकिन उनको भी एक प्रॉब्लम होता है। अभी पूरे नीति निर्माण करने वाले जगत में बहुत सारे ये ग्लोबलाइजेशन का लोग बैठे हैं, वो सारा इसको हाईजैक करके लेकर जाएंगे। इसलिए भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन का दायित्व है इसको एक भारत की एक आधार इसको देना है। श्रमिक क्षेत्र में उद्योग परिवार इसको आधार होना चाहिए। ऐसा एक नया संस्कृति आत्मनिर्भर भारत के कारण ये श्रमिक क्षेत्र में लाना, ये बहुत बड़ा एक दायित्व है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ ने एक और सुझाव सरकार के सम्मुख रखा है। भारत के निर्माता कौन है? हमने बताया ये 3 लोग हैं, श्रमिक, किसान
और लघु उद्योग, ये हमने सरकार के सम्मुख कई बातचीत में रखा था। और सौभाग्य से जब प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत का घोषणा किया था, उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत में ऐसा एक नया, पहले तो बड़े बड़े उद्योगों को ज्यादा ट्रस्ट देते थे, अभी स्टिमुलस पैकेज में भी ऐसा एक परिवर्तन हो चुका है। इसलिए पूरे श्रमिक क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ के ऊपर बहुत आशा पैदा हुआ है। बहुत सारे बाहर के यूनियंस ज्वाइन करने के लिए आते हैं। बहुत हमारा विस्तार भी कई जगह होते हैं। असंगठित क्षेत्र में हमारा विस्तार एकदम अच्छी तरह चल रहे हैं। हमारा एक अच्छा टीम भी असंगठित क्षेत्र को देखभाल करने के लिए अभी काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा दायित्व अभी और बढ़ गया है। इसलिए ऐसा हमारे लिए खुशी की बात है। फिर भी हमारा लक्ष्य अभी तक पहुंचा नहीं। हम उस दिन तक हम रुकता नहीं जब तक आखिरी मजदूर तक ये न्याय पहुंचता है और पूरे राष्ट्र आर्थिक स्थिति में एक सशक्त राष्ट्र बन सकते, उसी समय तक हम रुकना मत, हम आगे करना है। हमारे संवाद और संघर्ष ये जारी रखना है। इसलिए बिल्कुल ये भारतीय मजदूर संघ एक संघ सृष्टि होने के कारण बिल्कुल वो अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अभी सौभाग्य से पूजनीय सरसंघचालक जी हमको मार्गदर्शन देने के लिए आया है। आपका आशीर्वाद वचन भी हम सुनेंगे। इतने ही बोलते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी ने जो अपने 2 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के विषय में आप सबों को विस्तृत रूप से बताया है, तो अब मैं अपने परम पूज्य सरसंघ चालक जी से ये निवेदन करता हूं कि इन दोनों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अपने कर कमलों से सम्मानित करें। भारत माता की जय 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 जय। क्या तपस्या और बलिदान। अब अपने परम पूज्य सरसंघ चालक जी का आशीर्वचन मिलने वाला है, तो मैं अपने अनुपम जी क्षेत्रीय संगठन मंत्री से आग्रह करता हूं कि व्यक्तिगत गीत किसी को दोहराना नहीं है, या व्यक्तिगत गीत केवल अनुपम जी इसको गाएंगे। अविरल चलती रहे साधना, अविरल चलती रहे साधना, अविरल चलती रहे साधना, पूत ध्येय पावन है साधन, ध्येय इष्ट अपना मन भावन, श्रम जल से
प्रिय इष्ट देव की प्रतिदिन होती रहे अर्चना, प्रतिदिन होती रहे अर्चना, अविरल चलती रहे साधना, अविरल चलती रहे साधना, प्रतिपल पग बढ़ता ही जाए, लक्ष्य निकटतर आता जाए, साधक होकर जिए जगत में, जीवन ही बन जाए साधना, जीवन ही बन जाए साधना, अविरल चलती रहे साधना, अविरल चलती रहे साधना, अमित स्नेहमय हृदय दीप हो, हस हस जल जग तम हरता हो, परहित ज्योतिर्मय जीवन दो, प्रभु से केवल यही याचना, प्रभु से केवल यही याचना, अविरल चलती रहे साधना, अविरल चलती रहे साधना, अविरल चलती रहे साधना। अब मैं अपने परम पूज्य सरसंघ चालक जी से निवेदन करता हूं कि अपना आशीर्वचन हम सबों को। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सचिन नारायण जी, महामंत्री जी ब्रजेश जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु जो प्रत्यक्ष मेरे सामने हैं और उससे कई गुना अधिक आभासी माध्यमों से जुड़े हैं। आभासी माध्यमों से बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और नित्य होते उससे ज्यादा संख्या में सभी संगठनों के हुए हैं, अपने भी हुए हैं। कोरोना नहीं था तब हमको जिस काम को करने के लिए 1 साल लगता था, ऐसा काम हम 2 दिन में 3 दिन में कर लेते थे। इसलिए प्रत्यक्ष जाना आना करके जो काम करने पड़ते वो जितना हम 12 साल में करते उतना 1 साल में हो गए। ऐसा अनुभव सभी संगठनों के लोग कर रहे हैं। परंतु ये माध्यम आभासी है, तो आभास तो बहुत बड़ा तैयार होता है इसमें। लेकिन हम सब लोग मजदूर संघ के कार्यकर्ता होने के कारण, एक विशिष्ट अखाड़े के प्रभाव में चलने वाले होने के कारण, संघ सृष्टि के अंग होने के कारण हम जानते हैं कि कार्यक्रम विजय ये पड़ाव है और कार्य की अंतिम उपलब्धि, अपना जो गंतव्य है उसको पाने तक इन सब परिस्थितियों में यात्रा तो अपनी अबाध गति से चलनी चाहिए। अध्यक्ष जी ने भी अपने उद्बोधन में उसका बहुत संक्षिप्त उल्लेख किया। दत्तोपंत जी के जन्म शती में हम लोग एकत्रित हुए। 84 में हैदराबाद में भाग्यनगर में ही एकत्रित हुए थे और आज उसी का आभासी रूप तो भाग्यनगर के हमारे
रविंद्र जी ने स्वागत भाषण किया। भाग्यनगर के अधिवेशन के 5 साल पश्चात डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्मशती हमने संपन्न की। उस समय दत्तोपंत जी का जो पहले प्रचारक रह चुके हैं और आज प्रचारक है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं के सामने एक बौद्धिक वर्ग हुआ था। संघ का बौद्धिक वर्ग था, लेकिन लगता है उस दिन दत्तोपंत जी भारतीय मजदूर संघ के नेता के रूप में आवेश में आ गए और उन्होंने एक घोषणा वहां की, क्योंकि प्रश्नोत्तर में कुछ ऐसे प्रश्न वगैरह आ चुके होंगे। उन्होंने कहा कि आज हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमारे मन में कभी कभी शंका आती है होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं सर्वत्र जैसे हमारे मजदूर जगत में लाल रंग का प्रभाव। लेकिन मेरा जो इस क्षेत्र का अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं कि 2000 के आते आते यह लाल रंग हटकर वहां भगवा रंग का प्रभाव हो जाएगा। और हैदराबाद के 5 साल बाद उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, वो आज अब इस हैदराबाद के आभासी अधिवेशन में हम देख रहे हैं कि सत्य हो गई। अब कई लोग इसी में धन्य हो जाते बाहर, क्योंकि जिस मानसिकता या वातावरण में से वो आते उसमें कहानियां इतनी ही होती है। ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, वहां कहानी खत्म हो जाती है। जूलियस सीजर के बारे में सिसरो नाम के इतिहासकार का एक वाक्य है। जूलियस सीजर की पूरी कहानी 3 वाक्यों में, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। वो आया, उसने देखा, उसने जीत लिया। लेकिन कोई पूछे कि इसके बाद क्या हुआ, तो इसका बाद क्या होना था, वही हुआ जो सबका होता है। ऐसे अनेक आए, अनेकों ने जीता और वो चले गए। कुछ लोगों के नाम याद है, कुछ लोगों के नहीं है। जिनकी याद है उनके भी और 100 साल के बाद कितने भूले जाएंगे पता नहीं। लेकिन हमारी पद्धति में कहानियां जीत में समाप्त नहीं होती। इस जीत का भी कुछ प्रयोजन है। हमको प्रभुता की इच्छा नहीं है, हमको सत्ता की इच्छा नहीं है, हमको पद यश नाम कीर्ति की इच्छा नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे, माहम दिन 4 रहे न रहे, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए वो जो वैभव की कल्पना है जिसमें संपूर्ण विश्व के सुख शांति का अंतर्भाव है, वो दृश्य आते तक हमको आगे चलना है। ये पड़ाव है, मंजिल और बहुत आगे है। इस दृष्टि से विचार करने का अब परिपक्व समय आ गया है, जहां ये कल्पना तो आप सबके मन में है। क्या क्या करना होगा, अभी इतना कर लिया। ये जो किया है उसके आधार पर आगे और कुछ करना है, और ये जो किया है उसको भी कायम रखना है। संगठन का प्रवास होता है तो पहले दिन जो बात शुरू करते, कोई दूसरी बात शुरू करने पर उसको बंद नहीं करते। हवा में विमान उड़ता है तो जो विमान से यात्रा करते हैं उनको अनुभव होता है। पहले वो विमान जमीन पर ही है, उसका इंजन बंद है, सब लोग जाके बैठते हैं, फिर एक इंजन शुरू होता है, फिर दूसरा इंजन शुरू होता है, फिर उसको थोड़ा वो रनवे पर कर देते हैं पीछे धकेल कर, और फिर वहां से वो आगे चलता है। एक विशिष्ट गति में आने के बाद उड़ता है। जब उड़ता है तब जो इंजन शुरू किए थे वो बंद नहीं होते। विमान के अंदर जो व्यवस्था है उस समय देखी गई, जब जो जमीन पर खड़ा था, ये ठीक चल रहा है कि नहीं, वो ठीक चल रहा है कि नहीं, उसका ठीक चलना वो जारी रहता है। यात्रियों को अपने अपने सीट पर जिस विधि से बैठना है उस विधि से ही बैठना पड़ता है। आकाश में पूरा मार्गक्रमण करते हुए जब वो उतरता है और जाके जहां यात्रियों को नीचे आना है वहां जाके लग जाता है, उसके बाद क्रमशः एक एक बंद होता है।
जो एक इंजन पहले शुरू हुआ वो इंजन अंत तक शुरू रहता है। ऐसे ही हमारे संगठन में उस समय जो बातें हमने शुरू की तो उनको कायम भी रखना है। विजय के समय में लोग बदल जाते हैं, देखते हैं हम दुनिया में, लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे काम के लिए कंकण बांध कर निकले हैं, वो अपनी दशा तो उनकी बदलती रहती है उनके बल और परिस्थिति के अनुसार, लेकिन दिशा को कभी नहीं बदलती। उदये सविता रक्तौ रक्तश्चास्तमने तथा। सूर्य का उदय होते समय लाल दिखता है, अस्ताचल पर भी वो लाल ही रहता है। संपत्तौ च विपत्तौ च साधूनाम एक रूपता। अवस्था कोई भी हो, खुला निरोगी वातावरण देश में हो या कोरोना का काल चलते रहा हो, हम लोगों में कोई फर्क नहीं आता और नहीं आया है। हम लोग पहले भी सेवा करते थे, कोरोना आने के बाद भी हम सेवा में लग गए। हम जरा देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि बहुत से लोग जो शुरू हो रहते थे सामान्य स्थिति में, वो कोरोना आने पर बंद हो गए, उनका चलना बंद हो गया। वो खुलने की राह देख रहे कि हम फिर से शुरू हो जाए। हमारा जो पहले शुरू रहता था वो आज भी शुरू है और आगे भी शुरू रहेगा। ऐसे हम लोग होने के कारण हमको आज तक हमने जो अर्जित किया उसको कायम रखते हुए आगे और क्या क्या करना है इसका विचार करना है। और उसमें पहली बात ध्यान में आती है जो आपने शुरू किया है, संगठित मजदूर इनका तो परामर्श हम ले रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग असंगठित मजदूरों का है। कुछ तो मजदूर वर्ग ऐसा है जिसका संगठन करना भी मुश्किल है। उनके संपर्क की कोई और पद्धति निकालकर वो शोषण के शिकार न बने, वो समर्थ बने अपना जीवन ठीक चलाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इसमें चिंतन आवश्यक है अनुभव के आधार पर। हमने अभी हाथ लगाया है, हम उस दिशा में बढ़ने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि जो संगठित है वो तो परिस्थिति इतनी बदल गई है कि इतने ज्यादा समर्थ हो गए हैं कि हिम्मत नहीं करते लोग उनको हाथ लगाने की, ऐसा उनका बल बन गया है। अब अपने बलशाली होने पर जो दुर्बल है उनकी रक्षा के लिए उनको सक्रिय होना पड़ेगा। सज्जन लोग अपनी शक्ति का उपयोग क्या करते हैं? दुर्बलों की रक्षा करने के लिए करते हैं। और इसलिए इस असंगठित क्षेत्र में शीघ्र गति से जाना, क्योंकि उनका कोई भी त्राता नहीं है और उनके पास बल भी कुछ नहीं है। उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। उनके काम भी अभी कोरोना के समय में, और कई ऐसे काम है जिसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं। घर में बर्तन मांजने वाली है, बंद हो गई, अब क्या खाएगी वो? किसी को चिंता नहीं, उसका कहीं विचार नहीं, व्यवस्था में उसका कोई तंत्र नहीं। इनके पास कौन जाएगा? तो हमारी संगठित शक्ति के आधार पर इस असंगठित क्षेत्र को भी सुरक्षित करने का काम हमको बहुत शीघ्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात आती है, इससे विस्तार भी होगा अपने कार्य का, नए नए कार्यकर्ता जोड़ेंगे। अब वो जुड़ेंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन जैसा आज तक हमने किया, हमने समस्याएं उठाई, हमने राहत पहुंचाई, हमने शोषण को समाप्त किया, इसके चलते लोग अपने पास आए। जो अपने पास आए वो हमारे पास आने से सुरक्षा मिलती है, शोषण खत्म होता है, इसलिए आए होंगे। लेकिन हमारे साथ आने के कारण वो आज अपनी परवाह न करते हुए राष्ट्र की सेवा करने वाले बन गए।
वहां भी ये होना चाहिए, इसलिए अब ये क्षेत्र बहुत व्यापक है, हमारा विस्तार भी हो रहा है। वो जितना व्यापक होगा उतना इस प्रकार का संस्कार देने का काम जो अपना पहले से चल रहा है, अपने पास उसकी कला है, उसकी व्यवस्था भी है, वो अधिक नीचे के स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी। जितना काम बढ़ता है, जितना दायित्व व्यापक बनता है, उतना करने वाले अधिक और अधिक विकेंद्रित ढंग से काम कर सकने वाले ऐसे होने चाहिए। तो इसलिए किस स्तर तक इस समझदारी को अपने संगठन में हम बना सकते हैं, इसको भी देखना चाहिए। जैसी आवश्यकता है वैसा उसका विचार करना चाहिए। दूसरी बात है, समय बदलता है। अब एक विशिष्ट स्थिति में ट्रेड यूनियनिज्म चला। आजकल ट्रेड यूनियनिज्म चलना कठिन होते जा रहा है, ऐसा बहुत से काम करने वाले लोग बताते हैं। मैं प्रत्यक्ष उसमें नहीं हूं, लेकिन लोग बताते हैं, मजदूर संघ के अपने कार्यकर्ता भी बताते हैं कि आगे ये हमारी ट्रेड यूनियन, सारे संगठन प्रासंगिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन जिनको वो एक ही तरीका मालूम है, उनके सामने ये प्रश्न ठीक है। जब तक शोषण है तब तक उसका मुकाबला करने वाले सारे के सारे उपक्रम प्रासंगिक है, लेकिन समय के अनुसार उनके तरीके, उनके स्वरूप बदलने पड़ते हैं। अब पहले इतना ऑटोमेशन नहीं था, अब तो आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सारी बातें आ रही। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ेगी, उद्योगों का स्वरूप बदलेगा, मजदूरों के मजदूरी का स्वरूप भी बदलेगा। कई कामों में वर्किंग एट होम वगैरह इसका महत्व बढ़ रहा है। ऐसे कई बदल होते हैं, समय मान के चलते होते हैं, उनको रोकना संभव नहीं होता, उसके साथ चलना पड़ता है। अपनी शाश्वत बातों को कायम रखते हुए आने वाले समय में ये जो सारे बदल होंगे, उसके क्या क्या परिणाम होंगे, उसमें अपने श्रम के आधार पर समाज की सेवा करके अपनी आजीविका चलाने वालों का, उनकी भूमिका क्या रहेगी, उस भूमिका में उनकी तैयारी कौन सी करनी पड़ेगी, उनको राहत के लिए क्या उपकरण देने पड़ेंगे, ये सारा चिंतन अध्ययन करके उसके अनुसार अपने कार्यकर्ताओं का प्रबोधन करते हुए आगे धीरे धीरे उस प्रकार अपने संगठन के उपकरण को भी उस रूप में कैसे धीरे धीरे डालना, इसका भी चिंतन करने का अवसर अब हमारे पास है। ये कोई एकदम आज मैंने कहा 3 दिन में आपने विचार किया हो, नहीं, ये शुरू होना चाहिए। इस विषय को ध्यान में रखकर, इस विषय का सारा जो अंग्रेजी में कहते हैं स्कोप, वो स्कोप ध्यान में रखकर हमारे कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि वो अनुभवी है, वो प्रत्यक्ष काम कर रहे हैं, उसका चिंतन करना चाहिए और उसके आधार पर धीरे धीरे अपनी नीति बनानी चाहिए। तीसरी बात जो लगती है कि ऐसा चलेंगे तो आगे आने वाले समय में, पहले एक जमाना था और हम तो कभी ऐसे रहे नहीं क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बाकी संगठन आइसोलेशन में चले। बस मजदूरों का हित, यानी मजदूरों का ही हित और किसी का हित नहीं। हमारी पहले से धारणा है कि श्रमिकों का हित यानी पूरे उद्योग के हित के साथ एक रूप है, उससे बाहर नहीं है। श्रमिकों का हित उद्योग का हित करेगा, उद्योग का हित होना है तो श्रमिकों का हित होना पड़ेगा। ये दोनों परस्पर आधारित है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इस विचारधारा को लेकर हम चलने वाले होने के कारण हमारे बारे में वो समस्या नहीं आई, लेकिन पहले चलते थे आइसोलेटेड। अब तो आइसोलेटेड कोई नहीं चल सकेगा। हमको भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्योंकि हम अब भारत के सर्वप्रथम मजदूर संगठन है, तो हमको इस नए जमाने में मजदूरों के लिए सुरक्षा का यह उपक्रम, संगठन का उपक्रम, राष्ट्र हित में उनके योगदान को
सुनिश्चित और सार्थक करने का उपक्रम, ये बढ़ाने का काम हम स्वयं करते करते इस क्षेत्र में काम करने वाले सब लोगों को भी उसमें लगाना है। तो समन्वय की बड़ी आवश्यकता है। हम उसमें भी आगे बढ़े हैं, हम अभी वैसा नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन केवल मजदूर संगठनों में आपस में होने पर नहीं चलेगा। एक एक मजदूर यूनियन के नेतृत्व में ये स्पिरिट चाहिए, क्योंकि ये व्यापक होगा परिदृश्य, वैसे इस प्रकार की दृढ़ता और नीचे के स्तर तक आने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए आपस में समन्वय, मजदूर संगठनों में समन्वय, हमारा अन्य समाज के माध्यमों से, संगठनों से समन्वय, हमारा तंत्र से समन्वय। समन्वय यानी मिल नहीं जाना, समन्वय यानी ऐसा संपर्क रखना, मित्रता की भावना से रखना। मित्र केवल साथ देने के लिए नहीं होते, सीधा चलाने के लिए भी होते। मित्रों के लक्षण में ये कहा है कि वो पाप का निवारण करते हैं और हित की योजना करते हैं। केवल हित की योजना नहीं करते, अहित कर मार्ग पर जा रहा है तो उसको रोकते। ऐसा संबंध हमारा तंत्र के साथ, अन्य संगठनों के साथ, समाज के अन्य माध्यमों के साथ, उनके साथ संवाद, विचारों का आदान प्रदान, उनकी स्थिति को समझना, राष्ट्र हित में ये सब कैसा चल सके, इसके लिए अपनी क्या भूमिका है, उसका निर्धारण करके चलना। इस प्रकार का एक पेस मेकर का उसकी भूमिका, वो स्पंदन देता है हृदय को, हृदय उसके कारण गतिमान होता है। शक्ति कम हो गई तो पेस मेकर के कारण शक्ति मिलती है, अपना काम वो ठीक करता है। नए नए बातों का एक देना पड़ता है, अब ऐसा करना, तो नई नई परिस्थितियां होती है, उसमें कैसे चलना। महाजनों ये न गतस्स पंथा, तत्व की चर्चा वगैरह सब लोग नहीं करते, वो जो समझदार लोग हैं वो जैसा चलते हैं वैसा चलते हैं। हम अब श्रमिक क्षेत्र के हम समझदार लोग हैं, हमको देख के लोग चलेंगे, हमको देख के लोगों को चलना पड़ेगा। तो हमको कैसा चलना है और हमारा चलना सब अनुकरण करे और अपने हित की ओर चले, इसलिए हमको संबंध कैसे रखने हैं, ये समन्वय की बात भी सबके साथ, और उसके लिए आवश्यक है वहां कोई पद्धति, कोई रचना हमको बनानी पड़ेगी। और महत्व की बात है, ऐसा ही एक अधिवेशन नागपुर में भी हुआ था, त्रैवार्षिक अधिवेशन। मैं उस समय नागपुर का प्रचारक था, तो इसलिए मैं व्यवस्था वगैरह थोड़ा दूर से ध्यान रखता ही था। तो उद्घाटन के कार्यक्रम में था, उस उद्घाटन के कार्यक्रम में, और उद्घाटनकर्ता के नाते डॉक्टर म.गो. बोकरे आए थे, स्वदेशी जागरण मंच में नए जुड़े थे, पूर्वाश्रम के मार्क्सवादी, बाद में वो गांधीवादी बने, बाद में वो अपने विचारों के संपर्क में आए और स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए, उनको बुलाया था। उनका भाषण, उसके बाद दत्तोपंत का भाषण। तो भाषण में उन्होंने एक बात कही जो उस समय थे, उनको याद होगा। ये मैं थोड़ा सा प्रस्तावना में बोलूं तो आपको ध्यान में आ गया मैं क्या बोलने वाला हूं, ऐसी उनकी स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि मैं यहां आश्चर्य कर रहा हूं, मैं कम्युनिस्ट विचारधारा का भी अनुभव ले चुका हूं, गांधीवादी विचारधारा में भी मैंने काम किया है। आपके विचारधारा मुझे सबसे अच्छी, सबसे व्यावहारिक लगती है और उपाय देने वाली। तो आपके पास वेद उपनिषदों से लेकर विचार की परंपरा है, उसके आधार पर आधुनिक समय में चल सकने वाले एक प्रतिमानक की दिशा भी आपके पास है, और इतना बड़ा संगठन है, ऐसे तपस्वी कार्य करता है। और आश्चर्य, मैं आपको मैदान में देखता हूं तो आप भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, आप भी हड़ताल कर रहे हैं। वो लोग कर रहे तो वो जानते नहीं, वो गलत विचारधाराओं में भ्रमित हुए। आप लोग तो जानते हैं, फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो उसके बाद ठेंगड़ी जी का भाषण था। ठेंगड़ी जी ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, इसके लिए हम नहीं है, हम जिन विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें
जो उत्तर दिए हैं उनको प्रत्यक्ष करने के लिए हम हैं, लेकिन हमको उसके पहले मजदूर क्षेत्र में प्रभावी होना है, विजयी होना है, नहीं तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। और विजयी होना है तो वहां जो खेल के नियम अभी बने हैं उसी में से हमको जाना है। हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे पास खुटिया है ठोकने के लिए, वो चौकोर है, और जो छेद बने हैं व्यवस्था के वो गोल है, स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। तो पहले हमको उस क्षेत्र पर काबिज होना पड़ेगा, उन छेदों का आकार बनाना पड़ेगा, फिर हम अपनी खूंटियां उसमें फिट कर सकते हैं। उस समय तो ये बात थी, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हम काबिज होने लगे हैं। तो हमको दिशा तो मालूम है, उद्योग परिवार की हमारी कल्पना है, आत्मीयता, परिवार संबंध, इसके आधार पर ही और परिवर्तन आ सकता है, इसको तो हम जानते ही है, और वैसा ही परिवर्तन हमको लाना है। लेकिन वो परिवर्तन लाने के लिए परिदृश्य कैसा खड़ा करेंगे? क्या उसके छोटे छोटे प्रतिमानक, आज जहां हम बलवान है, इस प्रकार का आवाहन करके हम कुछ कर सकते हैं? हमने करना चाहिए, क्योंकि जिस विचार को लेकर हम चल रहे हैं उस विचार का प्रभाव हो गया। वैचारिक प्रभाव समझकर नहीं हुआ होगा तो कोरोना जैसी विपदा ने लोगों को ठीक लगा दिया, क्योंकि आपने भी उनका स्वागत किया है ऐसे लोगों का। ये बातें यहां लोगों के ध्यान में आ गई, उद्योग चलाने वाले के ध्यान में आ गया कि मजदूर मेरा निराधार हो गया तो मेरी इंडस्ट्री आगे नहीं चलेगी। इसलिए उसने कहा कि आप रहो, काम नहीं है तो कोई बात नहीं, रहो क्या। और मजदूरों को ध्यान में आ गया कि हमारे संकट में हमको मदद करता है, इसका मतलब ये बड़ा राक्षस है और शोषक है, ऐसा नहीं है। तो इसके संकट में हम भी इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसी कई प्रसंग हुए, यानी अपेक्षा नहीं थी हमारे समाज में। ये जो कहा सोशल कैपिटल, वो सोशल कैपिटल इतना है, इसका प्रत्यक्ष दर्शन पहली बार हुआ। हम लोग जो काम करते समाज में हमको पता है, लेकिन सारे समाज में ये आत्मविश्वास नहीं था, वो आ गया। और इसलिए हमारे लिए एक अनुकूल परिस्थिति वैसे भी आई है और हम सशक्त अवस्था में हैं। तो हमको हमारे उस पर्यायी प्रतिमान को स्थापित करने का उपक्रम अब शुरू करना चाहिए। सामान्य उसके मूलाधार तत्व ये हमारे पास है, हम सब उसको जानते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रतिमान देना पड़ता है, जब देने की स्थिति है तभी वो क्या है उसका विचार करना पड़ता है। ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं, ब्लूप्रिंट हम तब तक दे नहीं सकते जब तक हम उसको प्रत्यक्ष ला नहीं सकते। आज सारे भारत में नहीं तो कहीं कहीं हमारी ब्लूप्रिंट देने की अवस्था है। हम भी विचार करें, उस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों के साथ भी संवाद करें, और कहीं ऐसा ब्लूप्रिंट खड़ा कर सकते हैं क्या? एक बार पहले बंगाल में अपने लोगों ने, मजदूर संघ के लोगों ने, एक फैक्ट्री जिसको सरकार निकालने वाली थी, तो ये कहा सरकार को, जूट फैक्ट्री को हम चलाते, आप देने वाले हो ना प्राइवेटाइजेशन, तो हमारे हाथ में दे दो। तो अपने लोगों ने बहुत दिन तक उसको सफलतापूर्वक चलाया था। आगे भी वो चल जाता अच्छा रहता, उस समय हमारी ताकत उतनी नहीं रही होगी, पता नहीं आज क्या स्थिति है, मालूम नहीं, आपको मालूम है। आज हमारी शक्ति है कि कहीं कहीं हम ऐसे उपक्रम खड़े कर सकते हैं जिसके आधार पर सारी दुनिया को हम बता सकते हैं कि देखो ये उपाय है। दो रास्ते आप देख चुके और उससे मंजिल नहीं मिलती, आपको पता है, और तीसरा रास्ता आपको मालूम नहीं, आप खोज रहे, ये तीसरा रास्ता है हमारे पास। इस स्थिति में हमको अब आना चाहिए, और आना चाहिए। दत्तोपंत जी की जन्मशती में ये उदाहरण, ये अधिवेशन हम कर रहे, उनका स्मरण भी करेंगे, तो इस ढंग से कीजिए कि सारा जो करना है, आज हम ये बात करते कि हम ये करेंगे। एक समय में
और दत्तोपंत जी को ही ट्रेड यूनियन क्षेत्र के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि ठेंगड़ी तुम आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा भगवा झंडा यहाँ नहीं चलेगा, वो शाखा में ठीक है। ऐसी अवस्था थी। हम केवल बात करते इसकी, तो ये जीवन स्थापित करना तो दूर बात है, इस आधार को लेकर कोई यूनियन भी हमारी नहीं चलेगी, ऐसा लोगों को लगता था। आज लोग आशा से हमारे पास देख रहे हैं कि नया रास्ता ये लोग स्थापित करेंगे। इतना परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये परिवर्तन हुआ है किस बल पर हुआ है? वही बल है जो दत्तोपंत के विचारों में भी मिलता है, दत्तोपंत के स्वयं के जीवन के आदर्श में भी मिलता है। हमने उनका जीवन देखा है। एक कार्यकर्ता के नाते कैसा होना चाहिए, मैं विस्तार में नहीं जाता। उन्होंने भी अपने भाषण में, कार्यकर्ता नाम की पुस्तक ही है, उसका अध्ययन करिए तो पता चलता है। मुक्त संगो अनामवादी से लेकर कई बातें उन्होंने कही है उसमें। लेकिन एक कार्यकर्ता को कार्यकर्ता बनने के लिए स्वयं को कैसा ध्येयनिष्ठ होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए, उनको भी हमने देखा है। और आज हमने देश भर में जिन अपने पुराने कार्यकर्ताओं का और अभिनंदन किया है, उन्होंने तो वो तपस्या खुद की है। आज तो चहु और जय जयकार हो रही, तब मजदूर संघ का कार्यकर्ता कहलाने में गौरव है, स्थान है, प्रतिष्ठा है। वो तो उस समय से कार्य को ढो रहे थे जिस समय मजदूर संघ का नाम लेते लोग पत्थर मारते थे, हमले होते थे कार्यकर्ताओं पर। स्वयं दत्तोपंत जी के सर फूटा है ऐसे झगड़ों में। तो ऐसे कार्यकर्ता वो प्रत्यक्ष हमारे सामने भी है। वही तपस्या वही था, एक तरफ मनुष्यों को जोड़ने का, यूनियन चलाने के लिए मजदूरों की समस्याओं को लेकर झगड़ा करने का, और दूसरी तरफ उसके लिए आवश्यक स्वाध्याय, चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अध्ययन, अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए कई प्रकार के उपक्रम कार्यकर्ता के नाते। एक तरह से ये तपस्या एक सत्य को लेकर चले, लेकिन केवल सत्य से नहीं होता है। मन में करुणा चाहिए, जैसे दत्तोपंत जी के मन में थी। एक एक कार्यकर्ता के घर जाते थे, रात बेरात नहीं देखते थे। कैसे नागपुर में आते थे, नागपुर में कई कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ताओं के घर संघ शिक्षा वर्ग के लिए आए 5 दिन। 5 दिन, दिन भर तो वर्ग का कार्यक्रम है। वर्ग का कार्यक्रम पूरा होने के बाद 9:45 के बाद वो, मैं जब था प्रजा, मुझे पूछते थे तुम बहुत थक गए हो ना व्यवस्था करके, तो ध्यान में आया कि जाना है उनको कहीं, नहीं चल सकते, स्कूटर लेके निकलते थे। 1-1:30 बजे तक इसके घर जाओ, आधा कप चाय पियो, उसके घर जाओ, झोपड़ियों से लेकर तो फ्लैट तक सब प्रकार के कार्यकर्ताओं के यहाँ जाके 5 दिन में सबका परामर्श लेके आते थे। उनको जरूरत नहीं थी, वो अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ता थे। संगठन शास्त्र के अनुसार 2 स्तर नीचे तक जाने से उनका काम पूरा होता। लेकिन मन में जो है प्रेम, संवेदना, आत्मीयता, जो मजदूरों के शोषण, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ करुणावश रुद्रावतार धारण करती है, ऐसी उनके मन में थी। वो मन में थी इसलिए वो खरे कार्य। उनको गुरुजी ने पूछा ना जब वो राज्यसभा में आए कि जिन मजदूरों के प्रतिनिधि के नाते तुम वहां चुन के गए हो, नियुक्त हुए हो, उन मजदूरों के प्रति तुम्हारा मातृत्व भाव है क्या, ऐसा पूछा था गुरुजी ने। ये मातृत्व भाव उनमें था, और इसलिए उनकी बातें ये सत्य की बात होती थी, क्योंकि उसके साथ करुणा थी और उसके साथ तपस्या थी, और मन में अत्यंत पवित्रता थी, शुचिता थी, साधनों की शुचिता, वाणी की शुचिता, चारित्र की शुचिता तो नहीं, मन में भी कहीं स्वार्थ नहीं, आकांक्षा नहीं, कुछ नहीं। बस जो कुछ अपने को मिला है और हमने कमाया है अपने जीवन में, वो लगा देना है देश के हित में। देश के हित में मजदूरों में काम कर रहे हैं, ऐसा उनका जीवन था। वो जीवन उसके सौरांश में आगे और अधिक आवश्यक था। मजदूर संघ के जीवन में एक समय ऐसा था जब अकेले दत्तोपंत काफी हो गए। आज अकेले दत्तोपंत काफी नहीं होंगे। हमको
प्रांत प्रांत में, जिले जिले में दत्तोपंत खड़े करने पड़ेंगे, खड़े, और ये बाहर से खड़े नहीं किए जा सकते। जिनको खड़ा करना है उनको स्वयं को होना पड़ता है। हमारे सामने इतना सारा काम है। यद्यपि हम नंबर 1 है देश में, आज हमारा काम समाप्त नहीं हुआ है, लंबी यात्रा अभी बाकी है। और इसलिए जादू के इस जंगल में, एक कहानी थी ना, जादू के जंगल में 3 भाइयों को पार करना था, और जंगल में तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस थे, भटकाव थे। उस भटकाव में जो रुक जाएगा वो पत्थर बन जाएगा, ऐसी जादू थी वहां। तो एक भाई गया, वो उसको चिढ़ाने वाले स्वर आ गए, गुस्सा आ गया उसको, वो रुक गया, कौन बोल रहा है उसका समाचार लेने के लिए, वो हो गया पत्थर। दूसरा भाई गया, उसको डराने वाले बातें सुनाई दी, तो वो ठिठक गया, तो वो पत्थर बन गया। सबसे छोटा भाई था, वो 2 बड़े भाइयों की दादागिरी सहन करने की आदत भी थी, दुनिया भी उसके कारण उसको पता थी। उसने जब ये आवाजें सुनी तो उसने रुई के फाये कान में ठूस लिए, उसको सुनना ही नहीं है हमको। हम तो जंगल पार करेंगे। कौन सी आवाजें आती है, क्या आवाजें आती है, जय जयकार होता है कि विरोध होता है कि उपेक्षा होती है, हमको कुछ लेना देना नहीं। हमको तो उस जंगल के पार अपना गंतव्य है, वहां जाना है। इस कृत निश्चय से वो चला तो पार हो गया। ऐसे हमको भी, हमने उपेक्षा की दशा झेली है, हमने विरोध को पार किया है, अब हमारी जय जयकार के दिन है, लेकिन उसमें भी हमको बिना भटके हुए आगे चलते रहना है, क्योंकि उस मंजिल को पाना है, जीवन के उस प्रतिमान को पाना है जो संपूर्ण अस्तित्व की एकता के आधार पर विकसित हुआ है। उस आधार पर विकसित हुए मूल्य जिसके बुनियाद में है, उस विचार का विकसन देश काल परिस्थिति के अनुसार करते हुए, उसके अनुसार अपने उद्योग क्षेत्र का जीवन सजाकर संवार कर हमको सारी दुनिया के सामने उदाहरण के रूप में रखना है। ये करते तक हमको विश्राम नहीं है, और इसलिए अधिक ऊर्जा से, अधिक गति से, अधिक तैयारी से, अधिक मात्रा में तैयारी से हमको आगे बढ़ना है। वो कैसे जाना है, इसका विचार अधिवेशन के निमित्त आप लोग प्रारंभ करेंगे, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। यहां बुलाकर और आपके सामने विचार रखने का मुझे अवसर दिया। वैसे तो खुला संवाद अनौपचारिक होता नहीं, इस औपचारिक का अवसर का लाभ मैंने और अपने मन की बात आपके सामने रखने के लिए किया है। जानकार तो आप है उद्योग क्षेत्र के, इसलिए इसमें क्या लेना क्या नहीं लेना इसका भी विचार आप ही कीजिए। मैं तो आपको धन्यवाद करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूं।